हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10वीं की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 4, जिसकी 2 कविताएं हैं, उत्साह और अट नहीं रही। इसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इनका जीवन परिचय हम पहले वीडियो में कर चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक पर देख सकते हैं। पहली कविता उत्साह। यह एक छायावादी कविता है। यहाँ पर आह्वान किया गया है। यह एक आह्वान गीत है। बादलों का आह्वान किया गया है। इसमें कवि ने बादलों के माध्यम से मानव के उत्साह का वर्णन किया है। बादल क्रांति के प्रतीक हैं। तो पहली कविता है उत्साह। उत्साह एक आह्वान गीत जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भ में देखते हैं। दूसरी कविता है अट नहीं रही। इसमें यह कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखते हैं, यानी कि अनेक रूपों में देखते हैं। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन और लय ने कविता को भी फागुन की तरह ही सुंदर और ललित बना दिया है। तो कविता है उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन। घोर यानी कि भयंकर, धाराधर यानी कि बादल, ओ यानी कि बादलों का संबोधन कवि कर रहा है। ललित, ललित का मतलब होता है सुंदर। काले घुंघराले बाल, यानी कि काले घुंघराले बाल हैं। बादल जो काले काले हैं वो ऐसे लग रहे किसी शिशु के काले घुंघराले बाल हैं। कल्पना के से पाले, कल्पना की तरह से विस्तार लिए हुए हैं। विद्युत छवि, विद्युत होता है बिजली, बिजली के समान जो है जोश है उसके दिल में। उर में, उर यानी कि दिल, हृदय। कवि नवजीवन वाले, नवजीवन वाले के नया जीवन यानी कि क्रांति रूप में जोश भरना। वज्र यानी कि वज्र छिपा है, कहाँ छिपा है? बादलों के अंदर। नूतन कविता फिर भर दो बादलों, बादल गरजो। तो क्या है मतलब इसका? कवि बादल में क्रांति का स्वर सुनता है। बादल जब गरजते हैं तो उनमें क्रांति का स्वर कवि को सुनाई देता है। बादल गरजो, बादल कहते हैं, कवि कहता है कि हे बादलों तुम गरजो। वह उनके गड़गड़ाते स्वर पर मोहित होकर कहता है, ओ बादल तुम खूब गरजो, कड़को और गड़गड़ाओ। तुम अपनी भयंकर गर्जन तर्जन से इस आकाश को घेर लो, यानी कि चारों तरफ से इसको घेर लो और तुम अपनी क्रांति लाओ। गरजो यहाँ पर मतलब नई क्रांति लाओ, नया जोश, नया बदलाव लाओ इस समाज में। मानव के अंदर नई क्रांति लाने की कवि कह रहा है। ललित, ललित मतलब सुंदर। काले घुंघराले बाल यानी कि काले घुंघराले बालों वाले बादल। कल्पना कैसे पाले, तुम्हारे केस कितने सुंदर काले और घुंघराले हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। जिस तरह कल्पना का विस्तार होता है उसी तरह बादलों को भी कोई लिमिट नहीं होती, बहुत बड़े बड़े हैं। विद्युत छवि उर में, विद्युत छवि कहाँ है? उर में, किसके? बादलों के। विद्युत यानी कि बिजली। कवि बादल को कवि की संज्ञा देते हुए कहते हैं, अपने हृदय में बिजली की चमक छिपाए हुए ओ कवि यानी कि ओ बादल, संसार को नया जीवन देने वाले ओ कवि, नूतन नवीन जीवन यानी कि नया जीवन देने वाले। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम अपनी भावनाओं में वज्र छिपाकर समूचे संसार में जोश का पौरुष में स्वर भर दो, यानी कि पूरे संसार में जो है जोश भर दो। हे बादल तुम गरजो और गड़गड़ाओ। दूसरा है विकल, विकल उन्मन थे उन्मन। विकल मीन्स बेचैन, उन्मन यानी कि अनमना। विश्व के निधाग के सकल जन, विश्व यानी कि संसार, निधाग यानी कि गर्मी। कैसी गर्मी? हिंसा, कष्ट, दुख जो संसार में फैले हुए हैं उनकी गर्मी जो है पूरे संसार में फैल चुकी है। सकल जन यानी कि सभी मनुष्य जाति इससे परेशान है। आए अज्ञात दिशा में अनंत के घन, और तभी पता नहीं किस दिशा से, अज्ञात दिशा से। अज्ञात यानी कि ये नहीं पता कि कौन सी दिशा से बादल आए हैं। अनंत यानी कि यहाँ आकाश है, घन यानी कि बादल।
बादल पता नहीं किस दिशा से आए, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, और तपती हुई इस धरा, धरा यानी कि पृथ्वी को फिर शीतल कर दो। मतलब विकल विकल उन्मन थे उन्मन। कवि कहता है चारों ओर बेचैनी थी, व्याकुलता थी, हर मनुष्य परेशान था, लोगों के मन उछटे हुए थे यानी कि परेशान थे, अनमने थे। विश्व के निगाद के सकल जन, विश्व के सभी लोग भीषण गर्मी के कारण दुखी थे। भीषण गर्मी, गर्मी का मतलब यहाँ पर हिंसा, कष्ट, दुख आदि है, जिसके कारण सब परेशान थे। तब न जाने आकाश की किस दिशा से नए बादल आए, यानी कि न जाने कौन आया और जिसने आकर इस पीड़ित धरती के कल्याण के लिए मंगल वर्षा की, और तुम भी तप्त धरा जल फिर से शीतल कर दो बादल गरजो। और तुम हे बादलो, तुम्हारे से ये प्रार्थना है मेरी कि हे बादलो तुम खूब गरजो, बरसो और दुख पीड़ित जनता को सुख प्रदान करो। दूसरी कविता है अट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने फागुन मास की मादकता का वर्णन किया है। फागुन मास की मादकता का मतलब है फागुन के महीने की महिमा करना, कि उसमें क्या होता है, चारों तरफ हरियाली छाई होती है, फूलों की खुशबू फैली होती है, उसके द्वारा मनुष्य के मन में जो खुशी है उसका भी वर्णन कवि ने किया है। तो अट नहीं रही है आभा फागुन की, तन सट नहीं रही है। अट नहीं रही है यानी कि अटना यानी कि प्रवेश करना, या आभा यानी कि चमक, सटना यानी कि समा जाना, समाना, कि जो फागुन का महीना है उसकी सुंदरता देखते ही बनती है और वह आंखों में समा नहीं रही है, इतनी ज्यादा है चारों तरफ। निराला जी फागुन मास की मादकता का वर्णन करते हुए कहते हैं फागुन मास की मोहकता इतनी अधिक है कि समा नहीं पा रही है, वह बाहर छलक छलक पड़ती है। फागुन की कांति तन मन में समा नहीं रही है, तन सट नहीं रही यानी कि तन मन में समा नहीं पा रही है, उसके कारण लोगों के चेहरों पर खुशी छलक छलक उठती है। यानी कि जैसे चारों तरफ खुशी दिखाई देती है, हरियाली दिखाई देती है, उसी तरह लोगों के दिलों में भी खुशियां झलकती हैं। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। फागुन को संबोधित करते हुए कवि कहते हैं हे फागुन, कहीं सुगंधित हवा का झोंका आता है तो ऐसे लगता है मानो कि आप सांस ले रहे हो। घर घर भर देते हो यानी कि हर घर में फूल खिले होते हैं, हर घर में सुगंध ही बिखरी होती है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, यानी कि उनकी सुंदरता, वातावरण की सुंदरता को देखकर पर यानी कि पंख फैलाए पक्षी भी नभ में यानी कि आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। आंख हटाता हूं तो हट नहीं रही है, यानी कि अगर मैं इस दृश्य को देखने के लिए अपनी आंखें हटाना चाहता हूं तो वो हट नहीं रही है, यानी कि मेरा मन करता है कि मैं इसी को देखता रहूं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, यानी कि चारों ओर तरफ हरियाली छाई हुई है, कहीं हरी हरी और कहीं लाल लाल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, यानी उर उर होता है दिल में, यानी कि सबके दिलों में जो सुगंधित पुष्पों की सुगंध होती है वो चारों तरफ फैल जाती है, उसी तरह हर दिल के अंदर भी खुशी छाई हुई है। पाट पाट, पाट यानी कि जगह जगह, शोभा श्री सुंदरता फैली हुई है, पट नहीं रही है, मतलब फागुन में वृक्षों पर नए नए पत्ते लद रहे हैं, कहीं हरे हैं कहीं लाल दिखाई दे रहे हैं। कहीं वृक्षों के गले में मंद मंद सुगंध वाली फूल माला दिखाई दे रही है, पुष्प माल यानी कि पुष्प की माला दिखाई दे रही है। इसका मतलब क्या है, आशय है कि किसी वृक्ष पर सुगंधित फूल उगाए हैं, जगह जगह पर सौंदर्य इतनी अधिक राशि में खिला हुआ है कि समा ही नहीं पा रहा है, यानी कि उसको हम उसकी कोई लिमिट नहीं है, चारों तरफ जहां देखो वहीं पर सुंदरता दिखाई दे रही है, वह सब जगह प्रकट हो रही है। तो ये थी आपकी कविता। और इसके अंदर छायावादी कविता के अंदर क्या विशेष होता है, छायावादी कविता की विशेषता होती है कि इसमें प्रकृति का चित्रण किया जाता है और मानवीकरण अलंकार का इसमें प्रयोग किया जाता है। गीति शैली का प्रयोग किया, गीति शैली का मतलब है कि गाएं तो हम गाने में भी ये अच्छी होती है। मानवीकरण अलंकार, गीति शैली और प्रकृति चित्रण, ये इसकी विशेषताएं हैं। इसके बाद आपके आते हैं इसके प्रश्न उत्तर। तो पहला प्रश्न है, कहीं बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के साथ गरजने के लिए भी कहता है, क्यों? पहली कविता के
पहली कविता उत्साह के पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए कहता है, क्यों? यानी कि गरजने के लिए क्यों कहता है? उत्तर है, कवि बादलों को क्रांति का सूत्रधार मानता है, यानी कि वो चाहता है कि जैसे गरजते हैं तो लोगों के अंदर क्रांति ला देंगे, वह उससे पौरुष दिखाने की कामना करता है, इसलिए वह उसे गरजने बरसने के लिए बुलाता है, न कि फुहार छोड़ने, रिमझिम बरसने या केवल बरसने के लिए। कवि तापों और दुखों को दूर करने के लिए क्रांतिकारी शक्ति की अपेक्षा करता है, यानी कि संसार में जो दुख है, ताप का मतलब है, तपत से मतलब है कष्टों से, दुखों से, उनसे दूर करे। कौन? बादल क्रांति का प्रतीक बनकर आए। प्रश्न नंबर 2 है, कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया? या इसका दूसरा प्रश्न बनता है, उत्साह कविता के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। सार्थकता यानी कि ये सही है या नहीं है? उत्तर है, कविता का शीर्षक उत्साह इसलिए रखा गया क्योंकि यह बादलों की गर्जन और उमड़न घुमड़न में मेल खाता है। बादलों में भीषण गति होती है, उसी से वह धरती के ताप को हरता है। कवि ऐसी ही गति, ऐसी ही भावना और शक्ति चाहता है। जिस प्रकार बादल उमड़ घुमड़ के चारों ओर से आते हैं और वर्षा करके गर्मी से हमें शांति दिलाते हैं, शीतलता दिलाते हैं, उसी प्रकार ऐसी कोई क्रांति हो कि जो चारों साइड से आए और संसार में बदलाव ला दे। प्रश्न नंबर 3 है, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल 3 अर्थों की ओर संकेत करता है। नंबर 1, जल बरसाने वाली शक्ति के रूप में। नंबर 2, उत्साह और संघर्ष के भाव भरने वाले कवि के रूप में। नंबर 3, पीड़ाओं का ताप हरने वाली सुखकारी शक्ति के रूप में। प्रश्न नंबर 4 है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य हलता कहलाता हो। उत्साह कविता में ऐसे कौन से शब्द हैं जिसमें नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। कौन से शब्द हैं? घेर घेर, घोर गगन, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। इसके बाद आता है, कविता आपकी अट नहीं रही है का पहला प्रश्न है। छायावाद की एक खास विशेषता है अंतर मन के भावों का बाहर की दुनिया से सामंजस्य बिठाना। कविता की किन पंक्तियों में को पढ़कर यह धारणा पुष्ट होती है? उत्तर है, छायावादी कविता प्रकृति के चित्रण द्वारा मन के भावों को व्यक्त करती है। मैंने आपको पहले भी बताया कि छायावादी कविता में प्रकृति के चित्रणों का वर्णन किया जाता है। इसका प्रमाण निम्नलिखित पंक्तियों में मिलता है। आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। यहाँ फागुन की शोभा का चित्रण नहीं है, अपितु लोगों के मन में उठी उमंग का चित्रण किया गया है। यानी कि जो फागुन की जो सुंदरता होती है उसे देखकर लोगों के मन में भी उमंग दिखाई दे रही है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो। यहाँ सांस लेना, घर घर भरना, नभ में उड़ने को पर पर करना, तीनों स्थितियां फागुन और मानव मन दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यहाँ आकर फागुन और मानव मन मानो एक हो गए हैं। जो फागुन के तन से प्रकट हो रहा है वही मानव के मन से प्रकट हो रहा है। इसके बाद है आपका प्रश्न नंबर 2, कवि की आंख फागुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही है? उत्तर है, फागुन बहुत मतवाला, मस्त और शोभाशाली है। उसका रूप सौंदर्य रंग बिरंगे फूलों, पत्तों, हवाओं में प्रकट हो रहा है। फागुन के कारण मौसम इतना सुहाना हो गया है कि उस पर से आंख हटाने का मन नहीं करता। यानी कि चारों ओर इतनी सुंदरता दिखाई दे रही है कि चाह कर भी मनुष्य अपनी आंखें नहीं हटा पा रहा है। प्रश्न नंबर 3 है, प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति की व्यापकता का वर्णन किन रूपों में किया है? इसी का दूसरा प्रश्न बनता है। अट नहीं रही है कविता में चित्रित फागुन के सौंदर्य के विभिन्न चित्र अपने शब्दों में प्रस्तुत कीजिए। उत्तर है, कवि ने प्रकृति की सुंदरता की व्यापकता का वर्णन अनेक प्रकार से किया है। उसे हर जगह छलकता हुआ दिखाया है, घर घर में फैला हुआ दिखाया है। कवि ने जानबूझकर उसे किसी एक दृश्य में नहीं बांधा बल्कि असीम दिखाया है। कहीं सांस लेते हो का आशय है कि कहीं मादक हवाएं चल रही है। घर घर में भरने के अनेक रूप हैं। शोभा का भरना, फूलों का भरना, खुशी और उमंग का भरना। उड़ने को पर करना भी ऐसा सांकेतिक प्रयोग है जिसके विस्तृत अर्थ हैं। यह वर्णन पक्षियों की उड़ान पर ही भी लागू होता है और मन की उमंग पर भी। यानी कि पर किसके लगे हैं? पक्षियों के भी लगे हैं और मन को भी, हमारे मन को भी लगे हैं, जो खुशी के मारे
एक जगह नहीं बैठ पा रहा है, इधर उधर मन भटक रहा है। सौंदर्य से आंख न हटा पाना भी उसके विस्तार की झलक देता है। प्रश्न नंबर 4 है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? उत्तर है, फागुन में वातावरण बहुत मीठा और सुहावना होता है। मीठा यानी कि अच्छा, जो अच्छा लगने वाला होता है। धरती पर सबसे अधिक फूल खिलते हैं। आसमान साफ स्वच्छ होता है। पक्षियों के समूह आकाश में विहार करते दिखाई देते हैं। विहार यानी कि झुंड के झुंड उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृक्षों पर नए फूल पत्ते उगते हैं। ये विशेषताएं अन्य महीनों में नहीं होती है, सिर्फ फागुन में ही होती हैं। प्रश्न नंबर 5 है, इन कविताओं के आधार पर निराला के काव्य शिल्प की विशेषताएं लिखिए। उत्तर है, छायावादी शिल्प की पहली विशेषता क्या होती है? मैंने आपको पीछे भी बताया, प्रकृति चित्रण द्वारा मन के भावों को प्रकट करना। इस कविता में भी फागुन के द्वारा मन की मस्ती और उमंग का चित्रण किया गया है। घर घर भर देते हो में फूलों की शोभा की ओर भी संकेत है और मन की खुशी की ओर भी। छायावाद की दूसरी विशेषता क्या है? इसमें मानवीकरण का प्रयोग किया जाता है। मानवीकरण अलंकार को आपको पता होगा, किसी भी प्राकृतिक चीज को मानव रूप में दिखाना। तो कौन सी पंक्तियों में? कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। तीसरी विशेषता क्या है? गीति शैली का प्रयोग किया गया है। इसमें गीत शैली के सभी गुण हैं, संक्षिप्तता, अनुभूति, गेयता, प्रवाहपूर्ण भाषा। छायावाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? सांकेतिकता। छायावाद शब्द में शब्द से परे बहुत कुछ ध्वनित होता है। यह विशेषता इस कविता में भी है, यानी कि एक शब्द दिया है और उसके अर्थ जो है अलग अलग हमें दिखाई देंगे। संस्कृत निष्ठ लघु लघु शब्दों का प्रयोग भी छायावादी शिल्प की विशेषता है, जो इस कविता में स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये थे आपके प्रश्न उत्तर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आए होंगे और अगली वीडियो के लिए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।